हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में, जहां पे हम डिस्कस कर चुके थे पोटेंशियल को अच्छी तरीके से डिस्कस करने के बाद हमने हमारा जो अगला टॉपिक था वो था कैपेसिटेंस। क्या था? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए कुछ हमें कंडक्टर्स के बेसिक्स हैं, व्हाट इज़ द पोलराइजेशंस क्या हैं, ये सब है ना। बहुत सारे टॉपिक्स है उसके बेसिक्स के, तो सबसे पहले हमें उसको डिस्कस कर लेना चाहिए, उसके बाद हम कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक, जिसका नाम क्या है, पोलराइजेशन या फिर कंडक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इंसुलेटर कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सेट्रा। आपके सामने दिख रहा है सबसे पहला कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इसको हम अच्छी तरीके से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कंडक्टर्स क्या होता है। तो कंडक्टर्स आप बचपन से पढ़ते हो, क्लास 10th में इसका डिफिनेशन पढ़े हो कि व्हाट इज द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस इन which allow द करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब ऐसा कंडक्टर्स एक ऐसा मटेरियल होता है, फिर से सुन लो, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर से किसको अलाउ कर दे, करंट के फ्लो को अलाउ कर दे। मतलब अपने अंदर से क्या करने, वो अपने अंदर से क्या करे, करंट को फ्लो कराए। ठीक है, तो यही लिखा है, कंडक्टर्स आर द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली। मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सब क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत रिकॉल करवाना जरूरी है। अब कंडक्टर्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? सबसे पहले लिखा है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। इसका मतलब ये कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर वो कंडक्टर होगा तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। ये बात याद रखना। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। अब किसी कंडक्टर के बाहर या फिर सरफेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर इट्स सरफेस। मतलब अगर आपके सामने कोई कंडक्टर्स अगर हो, ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये होगा परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये ई का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा? ई का डायरेक्शन होगा। अच्छा, इसका एक सरफेस अगर इधर है तो इसका ये इधर निकलेगा। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है। फिर नेक्स्ट आता है, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। मतलब द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कैन हैव नो एक्सेस, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सेस नहीं हो सकता। मत क्यों? क्योंकि वहां पे चार्ज ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता। ठीक है, वही लिखा गया है, रेस्ट कंडीशन में ज़्यादा नहीं पाया जाएगा। जब ज़्यादा नहीं, हमेशा जो चार्ज होते हैं उसमें मोशन करते रहते हैं। इनका कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा मोशन में करते रहते हैं। बहुत कम इलेक्ट्रॉन होंगे जो स्टैटिक कंडीशन में पाए जाएंगे। अदरवाइज क्या होते हैं? अदरवाइज आपके सारे चार्ज हमेशा मोशन करते रहते हैं, और जब मोशन करते रहते हैं तो उसका नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जीरो होता है। क्यों आता है? देखो क्यों आता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब रैंडमली एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद वो टकराने के बाद सबका डायरेक्शन अलग होगा। तो हर एक, क्या पता दो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से जीरो आता है। मतलब वेक्टर सम करेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस केस में हर एक कंडक्टर्स में अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आते हैं। मैंने पढ़ा ही है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो किसी कंडक्टर के अंदर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, एंड हैज द सेम वैल्यू इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। सेम वैल्यू मतलब कांस्टेंट, मतलब सेम ही वैल्यू उसके सरफेस पे। देखो, अगर कोई कंडक्टर है, कहाँ कहाँ पोटेंशियल सेम होगा? इसके सरफेस पे सेम होगा और इसके अंदर, चाहे कंडक्टर के अंदर बात करें चाहे उसके सरफेस से बात करें। लाइक आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का, वो रूम आपका टोटल कंडक्टर है। अब रूम के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, रूम के दीवार पे भी, रूम के वॉल्स के पे भी क्या होगा? आपका वही सेम पोटेंशियल होगा। लेकिन हाँ, रूम आपका कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर कुड बी डिफरेंट एट अ डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है किसी कंडक्टर का, वो हो सकता है कैसे? हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैन हैव या कुड हैव लिखा है, कुड भी। ठीक है,
तो बात समझ में आया। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर कुड बी डिफरेंट एट अ डिफरेंट पॉइंट, मतलब किसी कंडक्टर में जो चार्ज डेंसिटी होती है किसी भी एक पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे जो अलग अलग हो सकती है, अदरवाइज सेम भी हो सकती है, वो कंडक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना शायद इंसुलेटर्स। क्या, सॉरी उसके पहले कुछ इसी कंडक्टर्स में एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता क्या है। द फिनोमिनन ऑफ अ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। We know that the inside the conductor electric field is zero. So to protect some instrument from external field, they are enclosed in a hollow conductors. ठीक है, अब ये क्यों, ध्यान से देखो, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, ये इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो हो गया। अब ये इसको बाहर के इफेक्ट से, बाहर से एक्सटर्नल फील्ड ना इफेक्ट करे तो एक लेयर बनाते हैं। वो लेयर की जब आ जाएगा इसके ऊपर, कैसे होगा, देखो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज रख दिए तो यहाँ पे ये अपोज करेंगे जो बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होंगे उसको। तो ये जो सरफेस बन गया इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलेंगे। बाहर ये जो हमने शील्डिंग करी है इसका, उसके हेल्प से हमारे अंदर के कंडक्टर्स में कोई क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो वी कैन से अगर हमें किसी कंडक्टर्स के ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट नहीं दिखाना है तो उसके चारों ओर एक सरफेस जनरेट कर देना है, एक ऐसा सरफेस जो उस कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में कोई चेंज ना कराए, मतलब कांस्टेंट रहे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ना पड़े उस कंडक्टर के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई इफेक्ट ना पड़े उसके ऊपर। तो इस पूरे फिनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वही लिखा है, द फिनोमेनन ऑफ अ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब अगर किसी कंडक्टर के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग रीजन बना दे ऑफ स्पेस, किसी भी जगह का स्पेस का एक प्रोटेक्टिंग रीजन बना दे जिससे एक्सटर्नल फील्ड एंड इज कॉल्ड, जो जिसके हम उससे क्या प्रोटेक्ट कर सकें, किसको प्रोटेक्ट कर सकें, किसी भी कंडक्टर को प्रोटेक्ट कर सकें, कहाँ से प्रोटेक्ट कर सकें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। बात समझ में आ रही है। तो उस केस में आपका जो ये शील्डिंग होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाएगा। छोटे एग्जाम्पल में कहीं पूछ लेता है, अदरवाइज अभी तक पूछा तो नहीं है, पूछेगा तो आप लिख लेना। फिर आता है आपका इंसुलेटर्स। छोटे छोटे डिफिनेशन से इसको पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में तो पूछे नहीं जाते लेकिन आगे हमें पढ़ने आपको बेसिक्स आने चाहिए। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो। मतलब बचपन से भी पढ़ते आओ कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें जो हो करंट होते हैं वो फ्लो नहीं होते हैं। लाइक एग्जांपल में अगर ले लें हम, ग्लास हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, है ना, रबर हो गया, वुड हो गया, एक्सेट्रा। इंसुलेटर आर आल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक्स। इसी इंसुलेटर को हम डाई इलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, ध्यान से सुन लो। इसी इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, हेंस इट कैन बी सेड दैट डाई इलेक्ट्रिक्स। नहीं समझे, किसी भी इंसुलेटर को हम डाई इलेक्ट्रिक कब बोलेंगे, ध्यान से सुन लेते हैं। कैसे, सपोज दैट ये कोई कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा। ये सबको पता है कि इंसुलेटर जो होते हैं उसमें जो चार्ज होते हैं वो फ्रीली नहीं होते मूव करने के लिए, होते तो हैं, मतलब जितने चार्ज पॉजिटिव वाले होंगे उतने चार्ज निगेटिव वाले होंगे, है ना। बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। ये तो आपका इंसुलेटर हुआ, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक कब बन जाएगा। सपोज दैट हम इधर एक प्लेट लेके आए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसके ऊपर क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। हम ये हमारा क्या है, इंसुलेटर है। हमने बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज करेगा क्या, ध्यान से देख लो। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो निगेटिव वाले चार्ज सारे इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले चार्ज आपके सारे के सारे उधर चले जाएंगे। तो इस पूरा आपके सामने इक्विपमेंट बना, पूरा जो सेटअप बना, इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। वही लिखा गया है, व्हेन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड
इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, मतलब ये जो अंदर थे वो सरफेस पे दिखने लगे, किसके सरफेस पे, इंसुलेटर के सरफेस पे दिखने लगे। तो उस केस में जो आपका इंसुलेटर था वो क्या बन गया, वो बन गया डाई इलेक्ट्रिक। क्या बन गया, डाई इलेक्ट्रिक बन गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर बेहद आसान है, अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। तो डाई इलेक्ट्रिक अगर कभी भी वर्ड आए तो समझ लो क्या है कि एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड लगा के उसके जो चार्जेस हैं उसको सरफेस पे लाके रख दिया गया है। ठीक है, चलो। फोर्स, फ्री चार्ज एंड बॉन्ड चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर्स। फ्री चार्जेस क्या हैं, बॉन्ड चार्जेस क्या हैं, ये सब हम समझेंगे इस वाले स्लाइड में। देखिए नाम से ही क्लियर है, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। फ्री मतलब जो मोशन करने के लिए फ्री हो किसी भी कंडक्टर में, और बॉन्ड चार्जेस क्या होते हैं, जो मोशन करने के लिए फ्री ना हो। अब आप बोलोगे सर फ्री चार्ज तो किस में होंगे फिर? अगर मोशन करते हैं तो आप खुद गेस कर सकते हैं किस में होंगे, किस में होंगे। तो चार्ज जिसमें मोशन करते हैं, अलाउड द मटेरियल विच अलाउ द मोशन ऑफ चार्ज, विच अलाउज द फ्लोइंग ऑफ चार्जेस, उसको क्या बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है। तो जब कंडक्टर अपने अंदर से चार्जेस को अलाउ करता है तो इसका मतलब जो कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। अच्छा, बॉन्ड चार्ज कैरियर किस में होते हैं, जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं उसमें बॉन्ड चार्ज कैरियर होते हैं, मतलब वो फ्री नहीं होते। बॉन्ड मतलब एक दूसरे से बंधे हुए चार्ज होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक अच्छे फोर्स की वजह से बने होते हैं। ठीक है, वही लिखा गया है। इन अ मेटेलिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर अ चार्ज कैरियर इन अ मेटल, द outer valence electrons part away from their atoms and the force to move these electrons are called the free electrons। और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब जो कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये क्यों है, क्योंकि जो कि जितने भी कंडक्टर्स हैं वो सारे मेटल्स के मेटल होते हैं। मेटल्स में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल टेंडेंसी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करते हैं, लेना नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते वो। और जब इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे के अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज फ्री कैरियर बना लेंगे, फ्री चार्ज कैरियर। बात समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मोशन करता रहता है कि भैया हमें ले लो, हमें ले लो। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या, इसलिए उसको बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, या फिर उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर बोलते हैं उसको मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज कैरियर। बात समझ में आ गई। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये सब तो वही पढ़ा है, पढ़ लीजिएगा, ये सब कुछ नहीं है, ये सब 10th की चीज़ें हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो कंडक्टर्स में अच्छी ज़्यादा, मतलब द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन इट। मटेरियल विच हैव हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर गुड कंडक्टर्स एंड विच हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बैड कंडक्टर्स। मतलब ऐसे कंडक्टर जिसमें हाईली फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर, और ऐसे कंडक्टर जिसमें हाई लो फ्री चार्ज कैरियर हो वो बैड कंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स लीव एन एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ऑन, एक ये सब तो पढ़े हो। जब देखो क्या क्या है इसमें, अगर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को देगा तो वो कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या, द पॉजिटिवली चार्ज आयन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन हेल्ड देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो बचपन वाली चीज़ें हैं। अगर केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती होगी तो ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अब क्या आता है, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। क्या होता है सर? डाई इलेक्ट्रिक तो मैंने अभी बताया, लेकिन पोलराइजेशन है क्या? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स मतलब डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। आर नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस, मतलब जिसके अंदर करंट का फ्लो ना हो। डाइलेक्ट्रिक्स, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस सेम चीज है। इन कॉन्स्टेंट टू कंडक्टर्स दे हैव negligible number of free charges or charge carriers. In a dielectric, under the effect of an external electric field, the net dipole moment is induced to the dielectric due to the molecular dipole moment. A net charge appears on the surface of the dielectric. मतलब ये क्या होता है, देखो ये अपने पास कोई इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर होगा, जैसे मैंने बताया इसके ऊपर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इधर पॉजिटिव अप्लाई किया, तो जब पॉजिटिव अप्लाई किया
तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये इधर चला गया और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर चला गया, और इसके अंदर जब चार्ज इधर गया होगा तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ तो होगा, लेकिन सर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ होगा, इसलिए इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक, अभी हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है निकालेंगे, लेकिन अभी समझने की कोशिश करो कि मैं एक्चुअल में क्या समझाना चाहता हूँ। कि आपके पास कोई अगर इंसुलेटर है, ये क्या है, आपके पास कोई इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर के ऊपर हमने क्या किया, एक बाहर से चार्ज अप्लाई किया। क्या किया? बाहर से चार्ज अप्लाई किया। ये जो इंसुलेटर था इधर से पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको नेगेटिव चार्ज दिया, और जब इधर से नेगेटिव चार्ज दिया तो ये अंदर के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी तरफ निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड मतलब एक की तरफ नेगेटिव चार्ज, एक की तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये पोलराइजेशन हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई, अगर मैं HCl की बात करूं, HCl, तो H प्लस होता है और Cl माइनस, एक तरफ H प्लस होता है, Cl माइनस, तो ये भी तो हो गया पोलराइज्ड। बात समझ में? इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है, जैसे HCl हो गया, है ना, NaCl हो गया, H2O हो गया, ये भी पोलराइज्ड है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मतलब निगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाए, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाए, उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस हो जाए, तो उसको बोलते हैं पोलराइज्ड हो गया। वो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस वही बोला गया है, और आगे घबराने की जरूरत नहीं है। ई जो होगा वो ई नॉट माइनस ई इन होगा। क्यों? क्योंकि भैया अंदर वाले में जो बाहर वाला अप्लाई किए हैं उसी में से तो माइनस होगा अंदर वाला, तो नेट ई वही तो आएगा, है ना? बिल्कुल आएगा सर। अब ये सिग्मा पी क्या है? कोई प्लेट एक तरफ, जिस तरफ निगेटिव हो उसको माइनस सिग्मा पी हो गया, जिस तरफ पॉजिटिव हो क्या हो गया? पॉजिटिव सिग्मा पी हो गया। दिस इंड्यूस्ड चार्ज ऑफ डेंसिटी एंड सिग्मा सिग्मा प्रोड्यूस द फील्ड, वही जो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वही लिखा है इसमें। एट सिग्मा पॉजिटिव प्रोड्यूस अ फील्ड opposing the external field. Induced field is lesser in the magnitude than the external field, so the field inside the electric gets reduced. वही बोला मैंने, जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होना चाहिए अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड से, अदरवाइज वो पोलराइज्ड होगा ही नहीं। क्योंकि जब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना? तो पोलराइज्ड कैसे होगा, बस वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कुछ दिया गया नहीं है। इसको जब हम डिराइव करवाएंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अभी मैं डेरिवेशन का अलग एक वीडियो आता है ना, आपको पता है, एक वीडियो में सारा डिफिनेशन क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद एक एक वीडियो एक एक हेडिंग से, एक एक टॉपिक से, एक एक डेरिवेशन से मैं बनाते चला जाता हूँ, ठीक है? चलो, अब आपके सामने क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक तो हमने पढ़ लिया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ये? चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। The ratio of the strength of the applied electric field to the strength of the reduced value of the electric field on placing the dielectric between the two plates is called the dielectric constant of the dielectric medium. मेरे कहने का मतलब, अगर आपके पास दो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर हम, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर हम मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मतलब एक इंसुलेटर लेके आया, इंसुलेटर लेके आया तो इसमें जो पॉजिटिव है इसकी तरफ नेगेटिव आ जाएगा, और अगर नेगेटिव है इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? आप बोलोगे हाँ सर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है अपॉन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है उसका जो रेशियो आता है वही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, किस पे अप्लाई किया? डाइलेक्ट्रिक पे अप्लाई किया, और डाइलेक्ट्रिक कौन सा मटेरियल होता है? इंसुलेटर होता है। अप्लाई करने के बाद इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसका रेशियो, किसके रेशियो से? जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, वो आपका क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, है ना? चलते हैं आगे। पोलराइजेशन क्या होता है? जो मैंने भी बताया। पोलराइजेशन क्या होता है अभी बताया सर आपको मैंने। अरे हाँ या ना? अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? बोर हो रहे हो? अच्छा, बोर हो रहे हो। अभी रील देख रहे हो तो बोर ना होते, है ना? रील देखते हो तुम लोग, छुट्टियों में रील देखना मना है। पढ़ लो बच्चा, पढ़ लो। द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम in a dielectric slab on a placing in an electric field is called the polarization. ओके, ये क्या हो गया सर? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर से पढ़ते हैं। ये आपको खुद से समझना है, इसको मैं नहीं बताऊंगा।
क्योंकि ये इतना आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, इसको आप खुद से समझ सकते हो, बता दूंगा, डरो मत। द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी भी नहीं आया? अरे भैया, अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया, इसका इत्तू सा वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम? इत्तू सा वॉल्यूम। इत्तू सा वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब ले लें, अगर पर सेंटीमीटर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट अगर 1 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, इतने से इत्तू से वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम क्या हो? यूनिट मीटर क्यूब हो, एक यूनिट हो, पर यूनिट हो, उसमें जो डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, उसमें जो डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, उसी को क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन बोलेंगे, हाँ या ना? तो अगर इसको पोलराइजेशन बोलेंगे, तो अगर इसका n यूनिट ऑफ वॉल्यूम हो गया तो इसका n हो गया, और एक यूनिट पे जो पोलराइजेशन आया वो p आया, एक यूनिट पे अगर पोलराइजेशन आया p आया, तो n यूनिट पे कितना आएगा सर जी? np आएगा। तो नेट जो पोलराइजेशन आया वो np क्या होगा? वो टोटल p आएगा। कितना आएगा? टोटल p इज इक्वल्स टू कैपिटल N स्मॉल p। स्मॉल p क्या बताता है? पर यूनिट पोलराइजेशन, और कैपिटल N बताता है कितना वॉल्यूम है, और p क्या बताता है? आपका पूरा होल पोलराइजेशन। बात समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? बिल्कुल। The induced dipole moment acquired by the atom is found to be the electrically proportional to the reduced value of the electric field E and is given by. Okay. ये क्या हो गया सर? ये बोल रहे हैं कि पोलराइजेशन रिड्यूस होगा तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर देंगे तो सीधी सीधी बात है पोलराइजेशन कम हो जाएगा, पावर मतलब पोलराइजेशन जो होगा वो कम हो जाएगा, है ना? और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। वही दिए हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा और एप्सिलॉन क्या है? कांस्टेंट है, जो कि क्या हो यार? अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। क्या है ये? एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द पोलराइजेशन, अगर कभी पूछ लिया तो आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है? चलो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी? ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। द पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मे बी एक्सप्रेस्ड एज। ये क्या हो गया? पोलराइजेशन डेंसिटी जो है, ये वहां पे पोलराइजेशन था, यहाँ पे पोलराइजेशन डेंसिटी है। जब पोलराइजेशन डेंसिटी कब इंक्रीज होगी? पोलराइजेशन डेंसिटी तब इंक्रीज होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो उस केस में द पोलराइजेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। उस केस में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो वहां पे एक कांस्टेंट आया। अरे नहीं समझे बाबू, ठीक है? एक्स जो है वो क्या हुआ? ससेप्टिबिलिटी है। जो एक्स आया वो क्या है? द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इट इज द dimensional constant. It is described as the electrical behavior of a dielectric. It has the different value for different dielectrics. For vacuum के लिए x की जो वैल्यू होती है, ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। रिलेशनशिप बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब ये जो k और ससेप्टिबिलिटी के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? k इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? बिल्कुल आसान है यार, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे पोलराइजेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे पोलराइजेशन डेंसिटी की बात हो रही है। जब पोलराइजेशन की बात होती तो वहाँ पे अल्फा आया था, अल्फा एप्सिलॉन आया था, और जब यहाँ पे पोलराइजेशन डेंसिटी की बात हो रही है तो वहाँ पे अल्फा एक्स एप्सिलॉन ई आ गया। बस बात वही है, सेम चीज़ है। चलो, फिर क्या आया? फिर अपने पास जो आता है वो आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? The maximum electric field that the dielectric can withstand without breakdown of insulating property is called the dielectric strength. मतलब the maximum electric field that a dielectric can withstand without breakdown. किसी भी डाइलेक्ट्रिक को ऊपर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देता जाएं जब तक वो उसके साथ स्टैंड किया रहे, ब्रेकडाउन ना हो। ब्रेकडाउन मतलब चार्ज जो है उसका ब्रेकडाउन मतलब समझते हो? अपना चार्ज ट्रांसफर करने लगे, चार्ज जो है वो ट्रांसफर करने लगे, ठीक है? तब तक
वो डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ बोली जाएगी। नहीं समझे? मतलब लड़ाई लड़ रहे हो कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, और केस ऐसा आ गया कि अब आपको जाना पड़ गया, तो वो केस जहां से आपको जाना पड़ जाए वही आपकी स्ट्रेंथ बोली जाएगी। भाग जाना पड़े तो वहां पे वही आपकी, उतना ही आपकी स्ट्रेंथ थी लड़ाई लड़ने की, जितना आप लड़े। वही डाइलेक्ट्रिक की भी स्ट्रेंथ कितना होती है? डाइलेक्ट्रिक की भी स्ट्रेंथ जो जब तक वो लड़ पाए कि भैया मैं ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और जैसे ही उसने ब्रेक डाउन कर दिया वहीं पे उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अरे भैया ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देता गया, तो एक केस ऐसा आएगा इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, एयर से फ्लो होकर इसमें आ जाएगा, है ना? एयर से फ्लो होकर इसमें आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इसकी स्ट्रेंथ वहीं तक होगी जब तक ये अपना चार्ज ट्रांसफर ना कर दे। जैसे ट्रांसफर करने स्टार्ट कर दिया वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे इसकी स्ट्रेंथ खत्म। भैया मेरी हिम्मत नहीं है। फॉर एयर, एयर के लिए क्या होता है? एयर के लिए 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। मतलब अगर किसी भी डाई इलेक्ट्रिक का अगर बीच में एयर है और उसमें हम क्या फ्लो करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दें कि उस डाई इलेक्ट्रिक में से चार्ज जो है ट्रांसफर करने लगे, वो होगा आपका 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। अगर आप देने लगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में से आपका चार्ज का ट्रांसफर इसमें हो जाएगा और ये इसकी स्ट्रेंथ वहीं तक हो जाएगी। एयर के लिए बता रहा हूं मैं। मीडियम वाटर हो गया तो बात अलग है भाई, वहां पे कम भी हो सकता है ना? चलो यहां तक समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर यहां तक तो बातें समझ में आ गई हैं। अब आ गया आपका कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपना डेली लाइफ में जाना पड़ेगा। देखो कैपेसिटेंस मतलब समझते हो क्या होता है? कैपेसिटेंस मतलब किसी तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी किसकी कैपेसिटी? किसी भी चार्ज को कलेक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। वास्तव में अभी कैपेसिटर के बारे में मत जाओ, अभी डेली लाइफ में जाओ। सपोज दैट आप पानी लिए हो, पानी, ठीक है, बारिश हो रही है, पानी ऐसे गिर रहा है, बह रहा है, लेकिन हमारे पास दिमाग आया कि हम उसको एक बॉटल में इकट्ठा कर लेंगे, जब जरूरत होगी हम उसको यूज करेंगे। अगर उस पानी को हम एक बॉटल में इकट्ठा करके रख लेते हैं और पानी को एक फैला देते हैं, तो बताओ कौन सा पानी यूज आएगा? आपके जो बॉटल में इकट्ठा करके रखे हैं वो यूज आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो चार्ज को भी हम ऐसे एक जगह पे इकट्ठा करके रख सकते हैं, और जब इकट्ठा करके रख सकते हैं तो जैसे ज़रूरत होगी वैसे हम उस चार्ज को यूज़ कर सकते हैं, लाइक पानी की तरह। जैसे आप घर में इकट्ठे जब लाइट आती है तो इकट्ठे आप जो आपके छत पे टैंक रखा है उसको भर लेते हो, उसके बाद जब आपको ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते हो, है ना? अब उसी जो पानी भरे हो उसको फैला दो, आपके काम में आएगा? नहीं आएगा। आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो भाई। तो चार्ज को वैसे भी हम, जब हमारे पास खूब चार्ज था उसको मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, अब इकट्ठा करने के बाद जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं उसको देता जाऊंगा। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? वैसे सेम चीज़ कैपेसिटर को, जो कंडक्टर्स होते हैं, एक ऐसा इक्विपमेंट हमने बनाया जो चार्ज को क्या कर ले, जो चार्ज को अपने अंदर कलेक्ट कर ले, जो चार्ज को अपने अंदर इकट्ठा कर ले। तो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग अ चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज अ कैपेसिटेंस। उसकी धारिता, हिंदी में बोलते हैं धारिता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो आज मैं बस कैपेसिटेंस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटेंस से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बनाना जरूरी था, क्योंकि इसमें बेसिक्स थे आपके। अगर मैं बेसिक्स नहीं कराता तो आपको चीज़ें आगे समझ में नहीं आती। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, पोलराइजेशन क्या होता है, तो वहाँ पे वर्ड आपके यूज़ होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका कैपेसिटर, और कैपेसिटर के एक्सप्रेशन को हम इसी तरीके से डिस्कस करते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपका जो लेक्चर होगा वो जल्दी होता चला जाएगा और आपको अच्छे समझ में आ भी जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।